हेलो, नमस्कार, प्रणाम। मैं महेश खोजी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद खोजी में। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने चर्चा की थी कि पंचायती राज क्या है, यानी कि ग्रामीण स्वशासन क्या है या स्थानीय स्वशासन हम जिसको कह सकते हैं, उनके बारे में अपने विस्तृत रूप से चर्चा की थी, जिनके वीडियोस की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे नगरीय निकाय की, यानी कि शहरी सरकार या शहरी शासन क्या है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको ऊर्जावान बनाने के लिए, आप में स्फूर्ति लाने के लिए एक मोटिवेशन कोट जो कि इस प्रकार है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आइए फ्रेंड्स, मंजिल को उसकी औकात दिलाने के लिए आज हम जो है वो बात करने वाले हैं नगरीय निकाय की। तो नगरीय निकाय को शुरू करने से पहले नगरीय निकाय का अर्थ क्या है, नगरीय निकाय की शुरुआत जो है वो कहां से हुई, तो हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले नगरीय निकाय जो है इसका अर्थ क्या है। नगरीय निकाय के अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि शहरी सरकार या शहरी शासन, यानी कि शहरों में जो है वो किस प्रकार से कौन कौन जो है वो इस पर शासन करते हैं, तो अपन इसको कह सकते हैं कि शहरी सरकार हो गई नगरीय निकाय। लेकिन अब हम देखें कि इसकी शुरुआत कहां से मानी जाती है। इसकी बिगिनिंग में अगर हम कह सकते हैं कि शुरुआत की अगर थोड़ी सी हम चर्चा करें कि शुरुआत जो है वो इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हमने इतिहास में पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता वो किस प्रकार की सभ्यता थी, वो एक नगरीय सभ्यता थी। इसलिए जो है इसको जो है वो नगरीय निकाय की जो शुरुआत है वो कहां से मानी जाती है, ये मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता या अपन इसको कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। भारतवर्ष में शुरुआत हुई हड़प्पा सभ्यता से। लेकिन अगर हम देखें कि सबसे पहले विधिवत रूप से इसकी शुरुआत कहां पर हुई थी, तो वो देखें तो एक सन आती है वो है 1687। 1687 की अगर हम देखें तो सबसे पहले मद्रास राज्य में, कौन सी जगह, मद्रास राज्य में, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, जिसका जो नया नाम है वो तमिलनाडु कर दिया गया है। अगर हम देखें कि 1687 में मद्रास राज्य में इसकी विधिवत रूप से इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन राजस्थान में कहां से हुई थी, तो राजस्थान में हुई थी माउंट आबू सिरोही से। कौन सी जगह से हुई थी, तो राजस्थान में माउंट आबू जो सिरोही है वहां से जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है। और वो शुरुआत जो है वो कब की मानी जाती है, तो वो डेट आती है 1864। 1864 में राजस्थान के माउंट आबू जो कि एक सिरोही जिलों में है, वहां से जो है वो नगरीय निकाय की शुरुआत मानी जाती है। अगर हम देखें कि जिस प्रकार से हमने देखा था कि पंचायती राज संस्थाओं को भी संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, इसी प्रकार नगरीय निकाय को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए क्या क्या किया गया था। पंचायती राज और नगरीय निकाय दोनों को अगर तुलनात्मक रूप से अगर पढ़ेंगे तो हमको जो है वो ज्यादा याद रहेगा, ज्यादा समय तक वो जो है वो अपने को याद रहेगा। तो हम उसी प्रकार से देखते हैं कि इनको तुलनात्मक रूप से पढ़ते हैं कि पंचायती राज और दूसरा हो गया नगरीय निकाय। तो हम इनको जो है वो अगर तुलना करके इसको पढ़ेंगे तो वो ज्यादा समय तक अपन को याद रहने वाला है। ये हो गया नगरीय निकाय। पॉलिटिकल साइंस की यही खासियत है कि ये दुनिया की सबसे इजी सब्जेक्ट है, बशर्ते कि आप इसको जो है वो तुलना कर करके एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करके या तुलना करके अगर आप पढ़ोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें देखें कि पंचायती राज और नगरीय निकाय। सबसे पहले पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी सरकार द्वारा एक विधेयक लाया गया था, और वो विधेयक था 64वां संविधान संशोधन विधेयक। कौन सा था, 64वां संविधान संशोधन विधेयक। नगरीय निकाय के लिए लाया गया था 65वां संविधान संशोधन विधेयक, जो कि 1989 में लाया गया था। लेकिन ये भी असफल रहा, यानी कि ये विधेयक पारित नहीं हो सका, और जो 65वां संविधान संशोधन विधेयक है ये भी पारित नहीं हो सका। उसके बाद में लाया गया था पंचायती राज को मान्यता प्राप्त, संवैधानिक रूप से मान्यता दिलवाने के लिए 73वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, जो कि वो लाया गया था 1992 में। और नगरीय निकाय को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए लाया गया था 74वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में
लाया गया था। 73वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई और नगरीय निकाय को 34वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा जो है वो संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। अगर हम देखें इसके बाद में 24 अप्रैल 1993 को ये जो अधिनियम, जो 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है, ये पूरे देश में लागू हुआ। कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। लेकिन इसकी बात करें तो ये लागू होता है पूरे देश में 1 जून 1993 को। जो है ये नगरीय निकाय का जो अधिनियम है, यानी कि जो संवैधानिक मान्यता है, ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 को पूरे भारत देश में लागू होता है। अब बात करें पंचायती राज की, तो पंचायती राज को जो है वो भाग 9 में इसी संविधान संशोधन विधेयक या अधिनियम के द्वारा भाग 9 में जो है वो पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। इसकी बात करें नगरीय निकाय की, तो एक भाग आता है भाग 9A। भाग 9A में जो है वो नगरीय निकाय का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद की अगर हम देखें कि अनुच्छेद भाग 9 के कौन कौन से अनुच्छेद में जो है वो पंचायती राज का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद आता है 243A से लेकर 243O तक। कहां से? 243A से लेकर 243O तक जो है वो पंचायती राज का उल्लेख अनुच्छेद 243A से 243O में किया गया है। और इसके अगर हम देखें तो इसका जो अनुच्छेद है वो आता है 243P से लेकर 243ZG तक। कहां तक आता है? 243P से लेकर 243ZG तक जो है वो नगरीय निकाय का उल्लेख किया गया है भाग 9A में। फिर अगर हम देखें कि इसकी बात करें अनुसूची की, तो 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है, इसके द्वारा अनुसूची 11वीं जोड़ी गई, जिसमें किसका उल्लेख किया गया है? जिसमें उल्लेख किया गया है पंचायती राज का। लेकिन अगर हम नगरीय निकाय की बात करें तो इसमें एक अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई थी, और वो अनुसूची थी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई थी अनुसूची 12वीं, जो कि एक अंतिम, जो कि अपन हम कह सकते हैं कि ये अंतिम अनुसूची थी। कब जोड़ी गई? तो ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ये जोड़ी गई थी। अब हम बात करेंगे कि नगरीय निकाय में किन किन को शामिल किया गया। जो नगरीय निकाय है उसमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इन तीनों को जो है वो शामिल किया गया है शहरी सरकार में। तो अगर हम देखें कि जनसंख्या, सबसे पहले देखें कि नगर पालिका का गठन कैसे होगा, नगर परिषद का गठन कैसे होगा और नगर निगम का जो वो गठन है वो कैसे होगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले देखें कि जनसंख्या, अगर किसी शहर या कस्बे की जनसंख्या 20,000 से लेकर, कितनी? 20,000 से लेकर अगर वो जनसंख्या 1 लाख तक है, किसी शहर या कस्बे की जनसंख्या 20,000 से लेकर 1 लाख के मध्य तक है, तो वहां पर जो है वो नगर पालिका का गठन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी शहर या कस्बे की जनसंख्या 1 लाख से लेकर, कितनी? 1 लाख से लेकर अगर वो 5 लाख तक है, तो वहां पर नगर परिषद का गठन कर दिया जाएगा। लेकिन नगर निगम के गठन करने के लिए वो जनसंख्या जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5 लाख से अधिक। 5 लाख से अधिक की जनसंख्या होने पर उस शहर या कस्बे में जो है वो नगर निगम का गठन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम देखें कि वार्डों की संख्या, जनसंख्या के आधार पर हमने देख ली कि नगर पालिका का गठन हो गया, नगर परिषद और नगर निगम का गठन हो गया, लेकिन इनमें वार्डों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो सबसे पहले अगर हम देखें कि इसमें वार्डों की संख्या का निर्धारण करने का कार्य जो है वो राज्य सरकार को दिया गया, यानी कि जो राजस्थान की जो विधानसभा है, विधानसभा को ये कहा गया कि आप जो है वो तीनों शहरी निकायों, यानी कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इन तीनों के लिए वार्डों का निर्धारण करने का कार्य आप करोगे। लेकिन फिर इसमें ये भी कहा गया कि राजस्थान में जो ये तीनों जो नगर निकाय हैं, इनमें वार्डों की संख्या निश्चित कर दी गई, और वो न्यूनतम जो निर्धारित जो संख्या है वो कितनी की गई? तो न्यूनतम जो निर्धारित जो संख्या है वो कर दी गई 13 वार्ड, यानी कि नगर पालिका में 13 वार्ड और नगर परिषद में भी 13 और नगर निगम में भी जो है वो न्यूनतम 13 वार्ड होने चाहिए। ये बात राजस्थान सरकार ने कही।
लेकिन अगर हम देखें जनप्रतिनिधि की बात करें कि इसमें जनप्रतिनिधि कौन कौन होंगे, तो सबसे पहले देखते हैं नगरपालिका में। तो नगरपालिका में सबसे पहले नगरपालिका होता है अध्यक्ष। कौन होता है? नगरपालिका अध्यक्ष। उसके बाद में नगरपालिका उपाध्यक्ष, फिर उसके बाद में होते हैं पार्षद। तो ये 3 जनप्रतिनिधि होते हैं नगरपालिका में। ये नगरपालिका का अध्यक्ष, नगरपालिका उपाध्यक्ष और होता है एक पार्षद। अगर हम देखें कि पार्षदों का चुनाव कैसे होता है, तो पार्षदों का जो चुनाव होता है आप सभी को पता है कि ये जनता द्वारा चुने जाते हैं। जिन जनप्रतिनिधियों को जनता द्वारा चुना जाता है वो चुनाव प्रक्रिया कहलाती है प्रत्यक्ष विधि से। यानी कि पार्षदों का चुनाव कैसा होता है, तो पार्षदों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष विधि से। लेकिन जो नगरपालिका अध्यक्ष या जो उपाध्यक्ष है, अगर हम बात करें तो ये इनकी जो चुनाव प्रक्रिया है वो है अप्रत्यक्ष विधि से। यानी कि इन पार्षदों में से ही जो है किसी को नगरपालिका अध्यक्ष बनाया जाएगा और किसी को जो है वो नगरपालिका उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। यानी कि पार्षदों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि और जो नगरपालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं इनका जो है होगा वो अप्रत्यक्ष विधि से होगा। इसी प्रकार आइए इसमें नगर परिषद में। तो नगर परिषद में एक तो होता है नगर परिषद का सभापति। कौन होता है? नगर परिषद सभापति। उसके बाद में सभापति और फिर एक होता है उपसभापति। सभापति, उपसभापति और इसी प्रकार होते हैं फिर पार्षद। वही फॉर्मूला कि यहां पर पार्षदों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, तो यहां पर भी जो पार्षदों का चुनाव जो होता है वो कैसे होता है? वो होता है प्रत्यक्ष विधि से। यहां पर जो सभापति और जो उपसभापति होते हैं नगर परिषद के, इनका जो चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष विधि से। यानी कि इन पार्षदों में से ही किसी को सभापति बनाया जाएगा और किसी को उपसभापति बनाया जाएगा। तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव की जो प्रक्रिया आशा करता हूं समझ में आ गई होगी। उसके बाद में अगर हम देखें नगर निगम में, तो नगर निगम में जो एक होता है महापौर, यानी कि इसको हम कह सकते हैं मेयर। इसको मेयर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में हो गया उप महापौर। कौन हो गया? उप महापौर। उसके बाद में पार्षद। तो पार्षदों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है और महापौर या मेयर और उप महापौर का जो चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष विधि से। यानी कि ये पार्षद अपने में से ही किसी को महापौर चुनते हैं और किसी को उप महापौर चुनते हैं। तो ये तो हो गए इनके जनप्रतिनिधि। लेकिन हमने पंचायती राज में भी पढ़ा था कि जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि होते हैं उनके साथ में सरकार के द्वारा नियुक्त एक सरकारी अधिकारी भी होता है। और वो सरकारी अधिकारी जिस प्रकार ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवक या ग्राम सचिव जो होता है वो सरकारी अधिकारी होता है, इसी प्रकार यहाँ पर जो है वो नगर पालिका में जो सरकारी अधिकारी होगा वो होगा अधिशासी अधिकारी। कौन होगा? तो वो होगा अधिशासी अधिकारी। अधिशासी अधिकारी को कार्यकारी अधिकारी के नाम से भी हम कह सकते हैं, यानी कि ईओ, यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो हो गया अधिशासी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगर नगर परिषद की बात करें तो सरकारी अधिकारी कौन होगा? तो नगर परिषद में जो सरकारी अधिकारी होगा वो होगा नगर परिषद आयुक्त। वो कौन होगा? वो होगा नगर परिषद का आयुक्त। इसी प्रकार नगर निगम में, तो नगर निगम में हो जाएगा नगर निगम आयुक्त। तो ये इनके साथ में कौन होते हैं? ये होते हैं सरकारी अधिकारी। तो आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। और आगे हम बात करेंगे शपथ। अगर हम शपथ की देखें तो नगर पालिका के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो पार्षद होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको शपथ दिलाते हैं और वो है पीठासीन अधिकारी। अब ये पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? तो जब किसी भी जगह अगर हम देखते हैं कि चुनाव होते हैं तो वहां पर एक चुनाव आयोग के द्वारा एक चुनाव को संपन्न करवाने के लिए एक मतदान दल के रूप में भेजा जाता है एक दल को। उनमें से एक जो सदस्य होता है उसको पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो कि इन सदस्यों को यानी कि पार्षद, उपाध्यक्ष और जो अध्यक्ष होते हैं इनको जो है वो शपथ दिलवाने का कार्य करते हैं। अगर शपथ की अगर हम देखें कि शपथ कितने दिन के अंदर अंदर वो जो है वो शपथ दिलानी आवश्यक होती है, तो हम देखें कि 60 दिन के भीतर भीतर
जिस दिन से चुनाव का रिजल्ट आता है उस दिन से लेकर 60 दिन के अंदर अंदर जो है वो इनको शपथ लेनी आवश्यक होती है। अगर ये शपथ नहीं लेते हैं तो वो उनका जो पद है वो एक तरीके से रिक्त माना जाएगा और वहां पर दोबारा चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। इसी प्रकार नगर परिषद में भी जो अध्यक्ष या जो अपन कह सकते हैं कि सभापति, उपसभापति और जो पार्षद होते हैं वहां पर भी जो है वो पीठासीन अधिकारी जो है वो इनको शपथ दिलवाने का कार्य करते हैं। तो इनको शपथ दिलवाते हैं पीठासीन अधिकारी। इसी प्रकार नगर निगम में भी इनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो वो दिलाता है पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी इनको 60 दिन के अंदर अंदर जो है वो शपथ दिलवाते हैं। फिर उसके बाद में बात करें कि त्याग पत्र, पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ये सब जो है वो किसको अपना त्याग पत्र देंगे, अपना इस्तीफा देंगे। तो आइए देखते हैं कि त्याग पत्र की अगर हम देखें तो सबसे पहले बात करें पार्षद की। पार्षद और उपाध्यक्ष कौन कौन? पार्षद और जो नगरपालिका जो उपाध्यक्ष हैं ये तो अपना त्याग पत्र देंगे अध्यक्ष को। किसको देंगे? ये दोनों अपना जो त्याग पत्र है वो देंगे अध्यक्ष को। लेकिन ये जो अध्यक्ष होगा यानी कि नगरपालिका जो अध्यक्ष होगा ये अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो ये अपना त्याग पत्र देगा जो सरकारी अधिकारी होता है यानी कि ईओ, एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर होता है यानी कि जो अधिशासी अधिकारी होता है उसको जो है ये अध्यक्ष अपना त्याग पत्र सौंपेगा। उसी प्रकार इसमें बात करें कि पार्षद हो गया, उपसभापति हो गए और उसके बाद में है सभापति। तो पार्षद और उपसभापति तो अपना त्याग पत्र देंगे किसको? ये तो अपना त्याग पत्र देंगे सभापति को। लेकिन ये जो सभापति होगा ये अपना त्याग पत्र देगा जो नगर परिषद का जो आयुक्त होता है यानी कि जो सरकारी अधिकारी होता है उसको अपना त्याग पत्र देंगे। इसी प्रकार नगर निगम के जो पार्षद होंगे, उपमहापौर होंगे, ये जो उपमहापौर और जो ये पार्षद हैं ये तो देंगे किसको? मेयर को यानी कि महापौर को। किसको देंगे? मेयर यानी कि महापौर को अपना त्याग पत्र देंगे। लेकिन ये जो मेयर होता है ये किसको देगा? ये मेयर देगा नगर निगम के आयुक्त को। और ये नगर निगम का आयुक्त भी कौन होता है? एक सरकारी अधिकारी होता है जिसको ये अपना इस्तीफा या अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं। फिर इसके बाद में देखें कि मनोनीत सदस्य। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि नगर पालिका अधिनियम राजस्थान में आया था 1951 में। आपको ध्यान रखने की योग्य बात है कि जो नगर पालिका अधिनियम 1951 में आया था, इस अधिनियम में 1951 में यह अधिनियम आया था और यह अधिनियम लागू हुआ था। इस अधिनियम में संशोधन हुआ था 1959 यानी कि 1959 में नगर पालिका अधिनियम में संशोधन किया गया। लेकिन अगर वर्तमान समय की अगर हम बात करें कि वर्तमान में राजस्थान में कौन सा नगर पालिका अधिनियम जो है वो लागू है, तो इसकी बात करें तो 2009 का जो नगर पालिका अधिनियम है वो 2009 में बना था और वर्तमान में भी 2009 वाला अधिनियम ही लागू है। इस राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने जो है ये फैसला लिया कि मनोनीत सदस्य कौन सी जगह कितने सदस्य मनोनीत होंगे ये राज्य सरकार फैसला लेगी इस अधिनियम के तहत। तो इसमें कहा गया कि नगर पालिका में 4 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा और नगर परिषद में 5 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा और नगर निगम में राज्य सरकार के द्वारा 6 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। कौन से अधिनियम के तहत? तो ये नगर पालिका अधिनियम यानी कि 2009 के तहत नगर पालिका में 4 सदस्य, नगर परिषद में 5 सदस्य और नगर निगम में 6 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। आइए आगे बात करते हैं बैठक की। तो नगर पालिका की जो बैठक होती है वो प्रति 60 दिन में एक बार बैठक होगी। कब होगी? प्रति 60 दिन में एक बार जो है वो यहाँ पर बैठक संपन्न होगी। ठीक है। उसके बाद में नगर परिषद में भी 60 दिन में एक बार बैठक होगी। 60 दिन में एक बार बैठक होगी। इसी प्रकार नगर निगम में भी 60 दिन में एक बार बैठक होती है। कितने दिन में? तो 60 दिन में एक बार यहाँ पर बैठक हो सकती है, ऐसा राजस्थान में नियम बनाया गया है। इस प्रकार देखें कोरम या गणपूर्ति। ये जो कोरम या गणपूर्ति क्या होती है? इस बैठक में आवश्यक सदस्यों की संख्या यानी कि बैठक को शुरू करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी, उन सदस्यों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? कोरम या गणपूर्ति कहते हैं।
तो इनके लिए ये कोरम या गणपूर्ति 1/3 निर्धारित की गई है। यहाँ पर भी 1/3 का निर्धारण किया गया है और यहाँ पर भी बैठक के लिए 1/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम देखें कि नगरीय निकाय में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ये सब हमने पढ़ा, इंपॉर्टेंट है ये हमारे एग्जाम्स के रूप में भी, और अगर एग्जाम्स के रूप में अगर नहीं देखते हैं तो हमारे ये दैनिक जीवन में भी ये हमको जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये हमारी शहरी सरकार है, पंचायती राज है, क्या हो रहा है हमारे शहर में, हमारे जिले में क्या हो रहा है, इन सब का हमें पता रहना चाहिए। इस प्रकार से जो है ये जो नगरीय निकायों का जो टॉपिक है ये समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूं आपसे कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास में इसको शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगामी हमारे जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेव लाइफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच।